जय हिंद साथियों, वेलकम टू पार्ट टू। मैं पार्ट एक में आप लोगों को 120 क्वेश्चन करा चुका हूं। आज मैं आप लोगों को 90 क्वेश्चन कराऊंगा और टोटल जो है मैं आप लोगों को 600 क्वेश्चन जो है इस क्लास के माध्यम से कराना चाहता हूं, जो कि जीके जीएस से रिलेटेड है, एसएससी एग्जाम में पूछे जाएंगे। यह क्लास जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो यूट्यूब चैनल पर मिल रही है। चलिए ज़्यादा देर नहीं करूँगा, शुरुआत करूँगा। आज बात करेंगे भाग 5, केंद्र सरकार। भाग 5, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो निर्वाचन मंडल के द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि सेकंड महिला हैं जो कि प्रेसिडेंट सीट पर बैठने वाली। फर्स्ट प्रेसिडेंट महिला कौन थी? तो फर्स्ट थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जिन्होंने राष्ट्रपति की सीट पर बैठी थी। वो फर्स्ट महिला थी। सेकंड थी द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों के मतों का मूल्य किस आधार पर निर्धारित होता है? जनसंख्या के अनुपात में। किसमें? जनसंख्या के अनुपात में राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों के मतों का मूल्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य कौन निर्धारित करता है? भारत का निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो भारत में वो 5 वर्ष होता है। क्या राष्ट्रपति पुनः चुना जा सकता है? बिल्कुल। राष्ट्रपति को आप जितनी बार चाहें उतनी बार राष्ट्रपति बना सकते हैं। यहाँ पर भारत में कोई लिमिट नहीं है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में कार्य कौन संभालता है? तो राष्ट्रपति जब नहीं होता तो उसका काम जो है उपराष्ट्रपति जो है संभालता है। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू की जाती है? संसद के किसी भी एक सदन के द्वारा। संसद के किसी भी एक सदन के द्वारा जो है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए आरोप लगाने हेतु न्यूनतम नोटिस कितने दिन तक होना चाहिए? 14 दिन। 14 दिन तक जो है नोटिस होना चाहिए राष्ट्रपति को हटाने के लिए, आरोप वाला नोटिस। राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने की आवश्यकता है? विशेष बहुमत की। कितने की? विशेष बहुमत। कुल सदस्य संख्याओं का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान का 2/3% जो है होगा, तब जाके राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित होगा। कितना? कुल सदस्य संख्याओं का बहुमत, उपस्थित एवं मतदाताओं का 2/3%, मतदान का 2/3% होगा, तभी राष्ट्रपति को हटाया जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का पदेन पद क्या होता है? राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन, जो कि 15वें क्रम के हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का ही होता है। चलेंगे नेक्स्ट। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो राज्यसभा। कौन करता है? राज्यसभा जो है उपराष्ट्रपति पद को हटा उपराष्ट्रपति को जो पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है? राष्ट्रपति उस व्यक्ति को आमंत्रित करता है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने की स्थिति में हो। किसमें? जो लोकसभा में जो है बहुमत प्राप्त करने की स्थिति में हो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए यह संवैधानिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति उस व्यक्ति को इनवाइट करता है। मंत्रिपरिषद समूह रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति जो मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। किसी मंत्री को पद पर बने रहने के लिए किस सदन का सदस्य होना आवश्यक है? संसद के किसी एक सदन का 6 माह के भीतर। 6 माह के भीतर जो है संसद के किसी भी एक सदन के अंदर जो सदस्य होना अवश्य है, तभी वो मंत्री पद पर बना रहेगा, अन्यथा उसको हटा दिया जाएगा। केंद्र सरकार में अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? कुल मिलाकर लोकसभा की कुल संख्या का 15%।
कुल मिलाकर लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% जो केंद्र सरकार में जो अधिकतम मंत्रियों की संख्या हो सकती है। भारत के कानून किसके नाम से बनाए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के नाम से। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। कैबिनेट समितियों का गठन भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। भारत का मुख्य कार्यकारी कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद। कौन होता है? मंत्रिपरिषद जो मुख्य कार्यकारी होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी क्यों होता है? क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इस कारण प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति को सलाह देने वाला वास्तविक निकाय कौन है? तो मंत्रिपरिषद। केंद्र सरकार की शक्तियों का प्रमुख कौन होता है? तो संसद। कौन है? संसद। कौन है? संसद। केंद्र सरकार की नीतियों का निर्धारण कौन करता है? तो केंद्र सरकार की नीतियों का निर्धारण मंत्रिपरिषद करता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन किस सिद्धांत पर किया जाता है? सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर। क्या प्रधानमंत्री बनने या हटने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कब बाध्य नहीं होता? कुछ सीमित परिस्थितियों में, जैसे क्षमादान देने के मामले में राष्ट्रपति जो मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य नहीं होगा। संसद का नेता कौन मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है? तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार। भाग 6, भारत में कौन सा स्थायी सदन है? तो राज्यसभा। राज्यसभा जो भारत में स्थायी सदन है। लोकसभा का अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है। कितनी? 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान समय में 543 है। राज्यसभा का अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर किया जाता है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। लोकसभा और राज्यसभा का सदस्यों का निर्वाचन जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन, जनता के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो अप्रत्यक्ष, विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं? 12 व्यक्ति जो है मनोनीत किए जा सकते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में विशेष ज्ञान रखने वाले लोग ही हो सकते हैं। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो कितना? 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष। राज्यसभा एक बार में कितने वर्षों के लिए भंग नहीं होती है? तो भंग नहीं होती। यह एक स्थायी सदन है राज्यसभा, ये कभी जो है भंग नहीं होती है। राज्यसभा के 1/3 सदस्यों हर कितने वर्ष में निवृत्त होते हैं? 2 वर्ष में। राज्यसभा में जो है 1/3 सदस्य हर वर्ष जो है हर 2 वर्ष में जो है निवृत्त होते हैं। लोकसभा की प्रथम बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है, जो कि पदेन सभापति होता है। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। लोकसभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष पद छोड़ने पर अपना त्यागपत्र किसे सौंप देता है? उपराष्ट्रपति को। लोकसभा अध्यक्ष जो अपना पद जो किसको देता? उपराष्ट्रपति को देता है। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया कैसे जा सकता है? विशेष प्रस्ताव द्वारा। सदस्यों की संख्याओं का बहुमत, उपस्थित सदस्यों का 2/3% मिल जाए तो लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है। राज्यसभा के सभापति को कैसे हटाया जा सकता है? तो राज्यसभा के सभापति को राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। मनी बिल का अंतिम निर्णय कौन करता है? धन विधेयक का अंतिम निर्णय जो लोकसभा अध्यक्ष करता है। जॉइंट सेटिंग कब बुलाई जाती है? मतलब संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के गतिरोध होने पर। साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध होने पर जॉइंट
सिटिंग यानी कि संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त रूप से कब संबोधित करता है? सत्र के प्रारंभ में तथा आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र में। कब? सत्र के प्रारंभ में तथा आम चुनाव के प्रथम सत्र में जो है राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। संसद का सत्र किसके द्वारा आह्वान पर होता है? तो किसके? राष्ट्रपति के आदेश पर। संसद का जो सत्र है वो राष्ट्रपति के आदेश पर होता है। सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। विघटन किस सदन का होता है? तो लोकसभा का। किसका? लोकसभा का। संसद के सदस्य के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? संसद स्वयं। संसद स्वयं जो है अपने वेतन और भत्ते को निर्धारित करता है। संसद की समितियों कितने प्रकार की होती हैं? तो दो प्रकार की, स्थायी समिति एवं अस्थायी समिति। कैसी? स्थायी समिति और अस्थायी समिति होती हैं। पीएसी से संबंधित लोक लेखा समिति से संबंधित है संसद की स्थायी समिति। आश्वासन समिति किससे संबंधित है? सदस्य संसद की स्थायी समिति से। प्रश्नकाल किस सदन में होता है? दोनों सदनों में। क्या? प्रश्नकाल दोनों सदनों में होता है। शून्यकाल क्या होता है? सदस्यों द्वारा तत्कालिक लोकहित के विषय उठाने का समय। शून्यकाल जो सदस्यों द्वारा तत्कालिक लोकहित के विषय उठाने का समय जो शून्यकाल कहते हैं। प्रश्नकाल दोनों सदनों में होता है। चलेंगे नेक्स्ट। अब बात करेंगे भाग 7 न्यायपालिका की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 124 के तहत जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। उच्चतम न्यायालय की मूल क्षेत्र अधिकारिता किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदत्ता है? तो अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 के द्वारा जो है उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्र अधिकार जो है दिए गए हैं। उच्चतम न्यायालय की अपीलीय क्षेत्र अधिकारी किस अनुच्छेद के द्वारा? 132 से 136 के मध्य। उच्चतम न्यायालय परामर्शात्मक क्षेत्र अधिकारिता का प्रावधान अनुच्छेद 143 में किया जाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या 34 है, जो कि अनुच्छेद 124 के फर्स्ट में दी हुई है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 124 के सेकंड के अनुसार 124 के सेकंड के अनुसार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। सीजीआई के परामर्श मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श के बाद जो है उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, लेकिन परामर्श वो सीजीआई से लेता है। उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए न्यूनतम कितनी वर्ष की आयु होनी चाहिए? तो 65 वर्ष की आयु होनी चाहिए, जो कि अनुच्छेद 124 के थर्ड में मिलती है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कौन सा योग्य है? अनुच्छेद 124 का थर्ड के अनुसार अगले पोस्ट हेतु नोट करें। ये क्या छप गया? अनुच्छेद 124 के 3 के अनुसार जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य हैं। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद कब तक धारण करता है? 65 वर्ष की आयु तक। अनुच्छेद 124 के 2 में इसको दिखाया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? महाभियोग द्वारा। अनुच्छेद 124 के 4 के द्वारा जो है महाभियोग लगाकर न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन किस निधि पर आधारित है? तो भारत की संचित निधि पर आधारित है, जो कि अनुच्छेद 125 में दिया हुआ है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद छोड़ने के बाद वकालत करने से कौन रोकता है? तो कोई नहीं रोकता। अनुच्छेद 124 के 7 में दी गई हुई बात है कि
न्यायाधीश को वकालत करने से कोई नहीं रोकेगा। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। किसी भी मामले की सुनवाई के लिए जो है न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 2 होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय का रजिस्ट्री कार्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यू दिल्ली में। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय किस बहुमत से दिए जाते हैं? उपस्थिति एवं मतदान करने वाले न्यायाधीशों के बहुमत से। उच्चतम न्यायालय के निर्णय की बाध्यता संपूर्ण भारत में होती है? हाँ जी, अनुच्छेद 141 के तहत जो है, जो उच्चतम न्यायालय कहेगा वो सभी को भारत में मानना पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय का निर्णय किस हद तक अंतिम होता है? तो अनुच्छेद 142 के अंतर्गत जो पूर्ण न्याय तक होता है। उच्चतम न्यायालय की अवमानना दंडित करना की शक्ति किस अनुच्छेद में? तो उच्चतम न्यायालय की अवहेलना या अवमानना दंडित करने की शक्ति जो अनुच्छेद 129 में, अगर आप उच्चतम न्यायालय की बेइज्जती करते हैं तो वो आपको अनुच्छेद 129 के तहत दंडित कर सकता है। उच्चतम न्यायालय का संविधान की व्याख्या किस आधार पर करता है? संविधान की भाषा, उद्देश्य और मूल भावनाओं के आधार पर जो उच्चतम न्यायालय संविधान की व्याख्या करता है। उच्चतम न्यायालय किस सिद्धांत पर न्यायिक पुनर्विलोकन करता है? तो संवैधानिक सर्वोच्चता के सिद्धांत पर। संवैधानिक सर्वोच्चता के सिद्धांत पर उच्चतम न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन करता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई मुख्य रिट कौन कौन सी हैं? तो हैवियस कॉर्पस, मंडेसस, प्रोविंस, कोर्ट ऑफ वारंटो और सिटियारो अनुच्छेद 32 के तहत। रिट जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 32 में। रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 226 में। उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 में और उच्च न्यायालय को 226 में। जनहित याचिका की अवधारणा किस न्यायालय द्वारा की जाती है? तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा। किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय के द्वारा। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायालय क्या है? तो प्रधान न्यायालय। क्या है? प्रधान न्यायालय। भारत के किस न्यायाधीश ने प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया? तो न्यायमूर्ति हरिलाल जीतमल कनानिया। न्यायमूर्ति हरिलाल जीतमल कनानिया ने जो है न्यायाधीश के रूप में प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 और अध्याय 6 अनुच्छेद 124 से 47 के मध्य। उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में होता है? तो अनुच्छेद 214 में। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम कितनी वर्ष आयु होनी चाहिए? 62 वर्ष अनुच्छेद 217 के फर्स्ट के तहत। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास अच्छा यूजफुल लगा होगा। क्लास को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। ये आप लोगों के लिए हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब CGL का एग्जाम होगा उसके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है।